स्टार्ट। गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी बच्चे जल्दी से लाइव आ जाइए और चलिए हम सभी सेशन को यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को बहुत सारा प्यार। और आज हमारा बिल्कुल नया टॉपिक शुरू होगा। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि आपके सिलेबस में एंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र होता है। आप कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी में आपको यह टॉपिक दिखाई देता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे पहले नंबर पर, और आज की क्लास हमारी शुरू होगी यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले अभी नोट मत करो, पहले समझो अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो ये जो आपका अंतःस्रावी तंत्र है यह आपके सिलेबस में रहता है, लेकिन साथ में आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको उससे पहले समझना पड़ेगा कि ग्लैंड्स क्या होती हैं। उससे पहले आप सभी को समझना पड़ेगा कि ग्लैंड्स क्या होती हैं, ग्रंथियां यहाँ पर क्या होती हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आप समझिए कि जो भी यहाँ पर ग्रंथियां होती हैं, जो भी यहाँ पर ग्लैंड्स होती हैं, वो ग्लैंड्स क्या हैं? एक बहुत सारी छोटी छोटी कोशिकाओं का एक समूह है। छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाओं का यह समूह है, और इस समूह की अगर आप यहाँ पर बात करें तो यह कुछ ना कुछ रसायन यहाँ पर निकालती रहती है। जैसे कि यह हार्मोन्स निकाल सकती है, ये एंजाइम्स निकाल सकती है, ये अलग अलग तरह के रस भी यहाँ पर निकाल सकती है। तो ग्लैंड्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, ग्रंथियों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, तो जो भी हमारी ग्रंथियां होती हैं वह अलग अलग रसायन निकाल सकती है। नॉर्मली तौर पर अगर आप देखें तो जितनी भी ग्रंथियां होती हैं वो सभी के सभी 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। मैम मेरा पेमेंट 2 बार हो गया है इस बैच का। अच्छा बेटा, इसके लिए आप घबराओ मत, ठीक है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो हेल्पलाइन नंबर है ना उस पे आप बात करो, ठीक है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो ओके बच्चों, चलिए अब यहाँ पर जो बाकी के बच्चे हैं जो इधर उधर की बात कर रहे हैं, उन सभी बच्चों को पहले ही बता दूं कि जब पढ़ाई हमारी होती है उस टाइम पर आप सभी बातचीत नहीं करेंगे, ना ही किसी तरह का कोई कमेंट करेंगे। पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट आप कर सकते हैं, और जब आपकी क्लास खत्म होने वाली होगी तो आपको 5 से 6-7 मिनट मिलेंगे, उसमें आप सभी अपनी बातें कर लीजिएगा, और साथ में जो भी आपको क्लास में डाउट रहता है उसको भी आप सभी पूछ सकते हैं। अगर आप बीच में बातचीत करेंगे, बीच में आप कमेंट करेंगे, तो मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं फिर आप लोग को पढ़ाती हूँ, है ना। तो जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस तरीके से और आप इधर से कमेंट कर रहे हो, तो मेरे पीछे नेत्र नहीं है, ठीक है, तृतीय नेत्र नहीं है मेरा, मैं नहीं देख पाऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पर यह है कि आप सबसे पहले पढ़ाई पे फोकस करेंगे और देन फिर उसके बाद, ठीक है, चलो ठीक है टूना, ओके, बहुत अच्छे। चलो बच्चों, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब हम यहाँ पर ग्लैंड्स के बारे में बात करते हैं, ग्रंथियों के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले बात आती है कि हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां होती हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो बात आती है वह ये कि हमारे शरीर में कितनी ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, आप सभी को सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है कि हमारे शरीर में 3 तरह की ग्रंथियां होती हैं। कितनी तरह की? 3 तरह की ग्रंथियां हमारे शरीर में होती हैं। सबसे पहले नंबर पर, ठीक है बच्चों, नमस्ते प्रणाम सभी को, सभी छत्तीसगढ़ से नमस्ते बेटा, सभी को प्रणाम। चलो अब थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ाई को फोकस करो। तो ग्लैंड्स की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी, ठीक है नीतू, हैप्पी बर्थडे, गॉड ब्लेस यू। सभी बच्चे नीतू को विश कर दो जल्दी से, और साथ में पढ़ाई करो, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्रंथियों की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो ग्रंथियां 3 तरह की होती हैं। पहली होती है यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड, ठीक है। बाह्य श्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां और मिश्रित ग्रंथियां। अब सबसे पहले यहाँ पर यह बात आती है, सबसे पहले यहाँ पर यह बात आती है कि बाह्य श्रावी ग्रंथि क्या है, फिर यहाँ पर बात आती है कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, और फिर बात यहाँ पर आती है कि मिश्रित ग्रंथि यहाँ पर क्या है। यहां से आप लोग लिखना इसको शुरू करेंगे, ठीक है।
तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह यहाँ पर समझना पड़ेगा कि अगर हम बात करते हैं बाह्य श्रावी ग्रंथियों के बारे में, तो यह ऐसी ग्रंथि होती है जिनमें नलिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिनमें नलिका पाई जाती है। जैसे मान लो इस तरह से कोई भी ग्रंथि है और उसमें इस तरह से नलिका पाई जाती है, डक्ट पाई जाती है, नली पाई जाती है, ठीक है। और यह रस निकालते हैं, अलग अलग तरह के जूसेस निकालते हैं और अलग अलग तरह के एंजाइम से यह निकालते हैं। क्या करते हैं ये? अलग अलग तरह के रस यानी कि जूसेस और अलग अलग तरह के जो भी एंजाइम से होते हैं उनको यह यहाँ पर निकालते हैं। तो अगर आप लोग यह ध्यान दो कि जैसे मान लो कि यह हमारा पूरा का पूरा शरीर है, मान लो कि ये पूरा का पूरा हमारा शरीर है। अब मान लो कि कोई ग्रंथि यहाँ पर है, तो वहां से जो हार्मोन निकलेगा, ठीक है, वो एक डक्ट के माध्यम से, एक नली के माध्यम से जहां पर भी उसको पहुंचना है वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब कभी भी हम लोग ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर बात करते हैं, जब कभी भी हम लोग यहाँ पर नलिका के बारे में बात करते हैं, तो आप सभी को यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर ग्रंथि होती है, जो भी यहाँ पर बाह्य श्रावी ग्रंथियां होती हैं, उनके पास नलिका यहाँ पर होती है। और यह क्या निकालती हैं? आंसर करना, जूसेस यानी रस निकालती हैं, एंजाइम्स निकालती हैं, और ये बहुत ही जल्दी 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 यहाँ पर कार्य करता है। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आप सभी को एंजाइम्स के बारे में भी यहाँ पर पढ़ाया था, है ना। जैसे कि जब मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, जब मैंने आप लोगों को पाचन तंत्र पढ़ाया, तो पाचन तंत्र में मैंने आपको एंजाइम पढ़ाया था, ठीक है। क्योंकि डाइजेशन करने के लिए, पाचन करने के लिए एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं। याद आ गया था ना? ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर हम बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। जब हम मानव शरीर को देखते हैं, तो जैसे मान लो सुबह आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, आपने कुछ यहाँ पर खाया होगा, और उसके बाद आप देखेंगे कि दिन तक 1-2 बजे तक आपको फिर से भूख लग जाती है, फिर आप खाना खाते हो, फिर रात में आपको 7, 8, 9 बजे के आसपास फिर से भूख लग जाती है, आप फिर से यहाँ पर खाना खाते हो, ठीक है। यानी खाने का जो पाचन हो रहा है, पूरा पाचन होने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन आपको भूख लग रही है बार बार। इसका यह मतलब है कि बार बार आपके शरीर से एंजाइम्स निकल रहे हैं, बार बार जो एंजाइम्स होते हैं वह भोजन का पाचन कर रहे हैं, और यह जो प्रक्रिया है काफी जल्दी जल्दी हो रही है, काफी जल्दी जल्दी हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, तो जब हम अपनी बात करें, जैसे आप अपनी बात करिए, जब आप पैदा हुए थे, आप कितने छोटे से थे, है ना, प्यारे से, क्यूट से, प्यारे से बच्चे से छोटे से थे, ठीक। और आज के टाइम पे अगर आप देखें तो आप कितने लंबे हो गए हैं, है ना। तो ऐसा तो नहीं हुआ था कि आप जैसे ही पैदा हुए वैसे ही इतने लंबे चौड़े हो गए, हट्टे कट्टे हो गए। चलो ठीक है, पतले दुबले भी हैं, पर लंबाई तो बढ़ी है ना, है ना, विकास हुआ है आपका, ठीक। तो यहाँ पर आपको यह ध्यान में रखना है कि हमारे विकास के लिए हार्मोन काम करता है, हमारी वृद्धि और विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर हार्मोन काम करता है। और जब हार्मोन काम करता है तो बहुत धीरे 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 काम करता है, और उसका जो प्रभाव होता है वो भी बहुत लंबे समय तक रहता है। लेकिन एंजाइम के साथ ऐसा नहीं है। एंजाइम की अगर आप यहाँ पर बात करें, तो जो एंजाइम होता है वह कैसा होगा? बहुत ही जल्दी जल्दी यहाँ पर काम करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने समझा कि जब हम बाह्य श्रावी के बारे में बात करते हैं, यह नलिका युक्त होती है, यह रस या फिर एंजाइम्स निकालती है, और ये जो सिस्टम होता है ना बाह्य श्रावी का, ये बहुत ही जल्दी 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 हमारे पास होता है। दूसरे नंबर पर आता है एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःश्रावी ग्रंथि। अंतःश्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें, इनके पास नलिका नहीं होती, इनके पास डक्ट नहीं होती, तो ये सभी कैसे होते हैं? डक्टलेस होते हैं, नलिका विहीन होते हैं, ठीक है। अब ये क्या निकाल रहे हैं? ये हार्मोन्स निकाल रहे हैं। ये क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर हार्मोन्स निकाल रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो नलिका विहीन है, जहां पर इनको अपना हार्मोन पहुंचाना है वहां तक कैसे पहुंचाए? क्योंकि कुछ नलिका है ही नहीं, कैसे पहुंचाएंगे? तो उस टाइम पर यह अपने हार्मोन को ब्लड में डाल देते हैं, और जब ब्लड शरीर में गति करता है, उसका परिसंचरण होता है यानी कि सर्कुलेशन होता है, तो फिर वह धीरे 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 करके जहां पर उसको पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचता है, और फिर बड़ी मुश्किल से वो काम यहाँ पर करता है बेचारा,
ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। कैसी होती है? नलिका विहीन होती है। इससे हार्मोन्स यहाँ पर निकलता है और ये सिस्टम बड़ा ही धीरे 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 यहाँ पर कार्य करता है और इसका जो प्रभाव होता है वो बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है, आई बात समझ? तो जब आप पैदा हुए थे तो एकदम से इतने बड़े नहीं हो गए थे। आपके बुद्धि का विकास, आपके शरीर का विकास, आपका भावनात्मक रूप से विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, सब चीज को यहाँ पर टाइम लगा था। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो आता है उसे हम सभी कहते हैं मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड का मतलब होता है मिश्रित ग्रंथि। नाम से ही पता चल रहा है मिक्स। मिक्स मतलब क्या? जैसे आप कहते हो मैं तो मिक्सचर खाऊंगा, क्या मतलब इसका? एक ऐसी नमकीन जिसमें सब कुछ है ना। बिल्कुल इसी तरीके से एक ऐसी यहाँ पर ग्रंथि की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो ग्रंथि है आपकी कौन सी? मिश्रित ग्रंथि। अब मिश्रित ग्रंथि की अगर आप बात करो तो इसका क्या मतलब है? जिसके पास बाह्य श्रावी और अंतःस्रावी दोनों के लक्षण हैं, दोनों के लक्षण हैं। तो इसका यह मतलब है कि एक ऐसी ग्रंथि जो जूस यानी रस भी निकाल रहा है, एंजाइम्स भी निकाल रहा है, अलग अलग तरह के हार्मोन्स भी निकाल रहा है, सब कुछ निकाल रहा है। ठीक है, जैसे कि पैनक्रियाज, जैसे कि अग्नाशय। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मिक्स ग्रंथि का मतलब होता है जो जूसेस, एंजाइम्स, हार्मोन्स तीनों निकालता है और उसे हम सभी क्या कहते हैं? मिक्स ग्लैंड यहाँ पर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब आप कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप अगर एग्जाम देने जाते हैं तो कोई भी आप सिलेबस उठा करके देखिए किसी भी एग्जाम का, वहां पर आपके एग्जाम में किसके ऊपर बात होती है? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों को पढ़ते हैं, उनसे निकलने वाले हार्मोन्स को पढ़ते हैं, तो उसी को हम सभी अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतःस्रावी तंत्र यानी एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर कहते हैं। लेकिन बच्चों एक बात और मैं आपको बता दूं कि बाह्य श्रावी यानी कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे भी कुछ प्रश्न आपसे पूछता है। ठीक है, कि उसके एग्जाम्पल्स बताओ, बाह्य श्रावी ग्रंथियों के उदाहरण यहाँ पर बताओ। इस तरीके का प्रश्न वह बहुत ज्यादा यहाँ पर पूछता है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम सभी बाह्य श्रावी ग्रंथियों के उदाहरण को यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले बाह्य श्रावी के उदाहरण। अब देखो बाह्य श्रावी के उदाहरण की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ लगभग मैंने 9 उदाहरण यहाँ पर लिखे हैं और यहाँ से डायरेक्ट 1 लाइन से प्रश्न आपका यहाँ पर आता है। जैसे कि सबसे पहले आता है, जैसे आप जा रहे हो गर्मी में, ठंडियों में भी अगर आप बहुत तेजी से दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, कोई भारी काम कर रहे हो, तो आप सभी को क्या आ जाता है? पसीना आ जाता है। अगर हम सभी बात करते हैं कि जो पसीना आ रहा है वह किस ग्रंथि से आ रहा है, तो उसे हम कहते हैं स्वेद ग्रंथि। स्वेद मतलब पसीना, स्वेद ग्रंथि, और इंग्लिश में इसे कहते हैं स्वेट ग्लैंड। पूरा नाम इसका यहाँ पर होता है एक्राइन स्वेट ग्लैंड, एक्राइन स्वेद ग्रंथियां। तो अगर आप यहाँ पर स्वेद ग्रंथियों के बारे में बात करें तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जो स्किन होती है, आपकी जो त्वचा यहाँ पर होती है, तो त्वचा में आपको पसीने की ग्रंथियां दिखाई देती हैं और उनमें नलिकाएं होती हैं, उनमें डक्ट होती हैं जो बाहर की तरफ खुलती हैं और पसीना जो होता है वो स्किन में हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाता है? सबसे पहले कि यह बताओ कि जो पसीने वाली ग्रंथि होती है वह किस तरह की ग्रंथि है, और आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है क्या कि जो हमारी पसीने वाली ग्रंथि होती है, जो हमारी यहाँ पर एक्सोक्राइनल स्वेद ग्रंथियां होती हैं, उनकी अगर हम बात करें तो ये क्या कहलाएंगी? आपकी बाह्य श्रावी, जो कि पसीना यहाँ पे निकालती है, स्वेट ग्लैंड। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पर बात करते हैं। अब जैसे कि मान लो आप दौड़ते हुए जा रहे हो, अचानक से आपकी आंख में एक कण पड़ गया, आपकी आंख में एक धूल का कण पड़ गया, कोई कीड़ा यहाँ पर आपकी आंखों में आ गया, अचानक से आंख में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, मतलब आपके आंसू निकलना शुरू हो जाता है। और आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे आंख के आंसू कहां से आ रहे हैं? अश्रु ग्रंथियों से आते हैं। कहां से आते हैं? अश्रु ग्रंथियों से आते हैं, यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड से यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा कि यह बताओ कि जो अश्रु ग्रंथियां होती हैं, यानी कि जो लैक्राइमल ग्लैंड होती हैं जिनसे आंसू निकलता है, वह किस तरह की ग्रंथि है?
फिर आपको आंसर करना है एक्सोक्राइन, यानी कि बाह्य श्रावी ग्रंथि यह होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपका आता है लार ग्रंथियां। क्या आता है? लार ग्रंथियां। मैंने आप सभी को पढ़ाया है लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां जो होती हैं वह लार निकालती है, वह सलाइवा निकालती हैं, और यह भी किसका उदाहरण है? बाह्य श्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। ठीक है, इसी तरीके से आती है ममेरी ग्लैंड, यानी कि दुग्ध ग्रंथियां। ठीक है, दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं वह स्त्री और पुरुष दोनों में होती हैं। अब कुछ बच्चे यहाँ पर यह सोचते हैं कि नहीं सिर्फ फीमेल में होगा, सिर्फ स्त्रियों में होगा, ऐसा नहीं है। दुग्ध ग्रंथियां मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती हैं, लेकिन जो महिलाएं होती हैं, जो यहाँ पर स्त्रियां होती हैं, जो फीमेल यहाँ पर होती हैं, फीमेल के अंदर यह ज्यादा विकसित होती हैं, क्योंकि उनको आगे जाकर के माँ बनना होता है। जो भी शिशु है, जो भी यहाँ पर छोटा बच्चा पैदा हो रहा है, बेबी पैदा जो हो रहा है, उसको फिर न्यूट्रिशन भी तो देना है, उसको पोषण भी देना है, दूध भी पिलाना है, और इसी वजह से स्त्रियों में यह ज्यादा विकसित होती है। ठीक है, फीमेल बॉडी के अंदर यह ज्यादा डेवलप्ड होती है ममेरी ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि जो ममेरी ग्लैंड है, दुग्ध ग्रंथियां हैं, यह भी किसके उदाहरण है? तो आंसर करिएगा बाह्य श्रावी ग्रंथियों के। किसके उदाहरण है यहाँ पर? बाह्य श्रावी ग्रंथियों के। ठीक है, इसके बाद हम सभी यहाँ पर बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड, यानी कि पाचन ग्रंथियां। ठीक है, अब पाचन ग्रंथियों का क्या मतलब है? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इतनी सारी पाचक ग्रंथि मैंने आपको बताई थी, वो अलग अलग तरह के एंजाइम्स निकाल रहे हैं। जैसे पेट की अगर मैं बात करूं तो पेट में आपका क्या था? जठर ग्रंथियां। याद आया? पेट में क्या था आपका? यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जठर ग्रंथियां। उनकी अगर आप बात करो तो उनसे बहुत सारे एंजाइम्स निकल रहे थे, और ये सभी के सभी एंजाइम्स भोजन के पाचन करने में यहाँ पर मदद कर रहे थे। तो वो भी क्या है? आपके बाह्य श्रावी ग्रंथियां। फिर आपका क्या आता है यहाँ पर? यकृत। ठीक है, अब यकृत की अगर आप बात करो तो इससे बाइल जूस निकलता है, यानी जो पित्त रस होता है वह निकलता है। तो पित्त रस अगर यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है, तो रस निकल रहा है ना, तो ये भी आपका क्या हो गया? एक्सोक्राइन ग्लैंड का उदाहरण यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपने देखा होगा कि आप में से कुछ बच्चे ऐसे अपनी स्किन को कभी भी हाथ ऐसे डायरेक्ट मत लगाया करो। ठीक है, हाथ जब साफ हो तभी चेहरा इसको छूना चाहिए, नहीं तो पिंपल्स जैसी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसी दिक्कत यहाँ पर आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे अगर आप अपने चेहरे को देखो तो कई बार आपने देखा होगा हमारे चेहरे से तेल निकलता हुआ दिखाई देता है ना। हम कहते हैं बड़ी ऑयली स्किन है हमारी, या फिर बड़ा ऑयली स्कल्प है हमारा, खोपड़ी जो हमारी है वो बहुत ऑयली है। ठीक है, तो ऑयल की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो ये ऑयल है सतह हमारे शरीर से निकल रहा है। ठीक है, और ऑयल ग्लैंड्स होती हैं हमारे चेहरे में, या फिर हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में होती है, पर चेहरे में यह ज्यादा होती है। तो ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं उनको हम सभी कहते हैं सेबेशियस ग्लैंड। क्या कहते हैं उसको हम सभी यहाँ पर? सेबेशियस ग्लैंड। और उनसे क्या निकलता है? ऑयल निकलता है। उनसे क्या निकलता है? यहाँ पर तेल निकलता है। ठीक है, तो आपसे सीधे सीधे यहाँ से दो प्रश्न बनते हैं। सबसे पहले पहला जो प्रश्न यहाँ पर बनता है वो है ऑयल निकलने वाली ग्रंथियों का क्या नाम है, और आंसर क्या करना है? सेबेशियस ग्रंथियां, जिसको आप तैलीय ग्रंथि भी बोलते हो बेटा, लेकिन एग्जाम में तैलीय की जगह क्या लिखा हुआ आता है? सेबेशियस। क्या लिखा आता है? सेबेशियस। ठीक है, और नेक्स्ट जो प्रश्न आपका यहाँ पर पूछता है वह ये कि ये जो तेल निकालने वाली सेबेशियस ग्लैंड्स जो होती हैं यह किसका उदाहरण है? ये किस तरह की ग्रंथि का यहाँ पर उदाहरण है? और आपको सीधे सीधे यहाँ पर आंसर करना है एक्सोक्राइन ग्लैंड का। किसका? एक्सोक्राइन ग्लैंड का। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड का यह उदाहरण यहाँ पर होती है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके आगे हम एक दो नई ग्रंथियों के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। एक आता है सेरोमियस, एक आता है सेरोमियस ग्लैंड। एक क्या आता है यहाँ पर? सेरोमियस ग्लैंड। ठीक है, इस ग्लैंड की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो आप देखना कि यह वैक्स जैसा सब्सटेंस यहाँ पर निकालता है। जैसे अगर आप अपने कान को देखते हो, अब आप सभी अपने कान को साफ करते हो, अपने कान को यहाँ पर साफ करते हो, है ना, तो एक चिपचिपा सा पदार्थ, वैक्सी सा पदार्थ दिखाई देता है। हम कहते हैं अरे कितना गंदा है, छी छी, लेकिन वो छी छी नहीं है, वो सही है, वो अच्छी चीज है।
उसमें जो कचरा था जो आपके कान में अंदर जा रहा था, जैसे मान लो धूल धक्कड़ आपके कान के अंदर जा रहा था, कोई बैक्टीरिया कान के अंदर जा रही थी, कोई कीड़ा जो आपको दिख नहीं रहा है ऐसे खुली आंखों से, पर वो जो कान के अंदर जा रहे थे, उनको उस वैक्स ने क्या किया, अपने अंदर यहाँ पर चिपका लिया। ठीक है, अपने अंदर उसको यहाँ पर उसने चिपका लिया और वही जो कचरा था वो फिर आपने बाहर निकाला। इसके अलावा अगर आप नाक के बारे में बात करें या अपने पूरे शरीर को भी अगर आप देखें ना, तो एक चिपचिपा वैक्स सा सब्सटेंस निकलता ही है हमारे शरीर से। ठीक है, और इस तरह की ग्लैंड को हम सभी यहाँ पर क्या कहते हैं, तो आंसर करना सेरोमियस कहते हैं, जो क्या निकाल रहा है, श्लेष्मा। क्या निकाल रहा है यहाँ पर, श्लेष्मा निकाल रहा होता है। ठीक है, श्लेष्मा यहाँ पर यह निकाल रहा होता है। इसके अलावा सबसे लास्ट में मेबोमियम, मेबोबियम, और इनकी अगर आप यहाँ पर बात करें तो यह क्या निकालता है, तो आंसर करना कचरा। जैसे अगर आप अपनी आंखों के बारे में बात करें तो आपने देखा होगा ना कि गर्मियों के टाइम पे या फिर बहुत ज्यादा ठंडियों के टाइम पे, या फिर आंख आपकी बहुत ज्यादा यहाँ पर थकी हुई होती है, या फिर आंख से कचरा सा निकलता है, आपको फीवर बुखार वगैरह आ जाए तो आपकी आंखों से कचरा सा निकलता है ना। तो वो जो कचरा निकल रहा है आपकी आंखों से, उसको निकालने का काम भी यहाँ पर कौन कर रहा है, तो आंसर करना कुछ ग्रंथियां ही करती हैं, जिसका नाम होता है मेमोमियम। ठीक है, और ये सभी किसके उदाहरण होते हैं बेटा, बाह्य श्रावी के। ये सभी किसके उदाहरण होते हैं, यहाँ पर बाह्य श्रावी के उदाहरण होते हैं। ठीक है, चलो नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। मैम एक बार और बता दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और बता देती हूँ। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले यहाँ पर पढ़ा कि जो भी हमारा ग्लैंड होता है वह कितने तरीके का होता है, तो आंसर करना 3 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है बेटा, 3 तरीके का वह होता है। ठीक, और 3 तरीके में सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्सोक्राइन, यानी कि बाह्य श्रावी ग्रंथि। बाह्य श्रावी ग्रंथि की अगर आप यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी यहाँ पर बाह्य श्रावी ग्रंथि होती है उसके उदाहरणों के ऊपर काफी प्रश्न यहाँ पर बनता है। इसके जो उदाहरण यहाँ पर जो बनते हैं सबसे पहले उसको समझते हैं। पहला होता है एक्राइमल स्वेट ग्लैंड, जो पसीना निकालता है। दूसरा उदाहरण होता है अश्रु ग्रंथियां, यानी कि लैक्राइमल ग्लैंड, जो आंसू निकालता है। फिर आता है लार ग्रंथियां, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स, जो कि लार यहाँ पर निकालता है। फिर आता है दुग्ध ग्रंथियां, जो कि दूध यहाँ पर निकालता है। पाचन ग्रंथियां, जो अलग अलग तरह के एंजाइम्स निकालता है और पाचन करने में यहाँ पर मदद करता है। फिर आता है यकृत, जो पित्त रस यानी कि बाइल जूस निकालता है। ठीक है, फिर आता है आपका यहाँ पर सेबेशियस ग्रंथियां, जो यहाँ पर ऑयल यानी तेल निकालती हैं। फिर आता है यहाँ पर सेरोमियस, ये क्या निकालता है, वैक्स, यानी कि श्लेष्मा जैसा पदार्थ यहाँ पर निकालता है। और फिर उसके बाद आ जाता है मेबोमियम, जो क्या निकालता है, यहाँ पे कचरा निकालता है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया यहाँ तक, क्लियर है? ओके, अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे हम इसके यहाँ पर चलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर हमने अभी तक पढ़ा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब हम यहाँ पर सॉरी एक्सोक्राइन सिस्टम, अब हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन, जो हमारे सिलेबस में है ये वाला। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, चलिए, अब अंतःस्रावी ग्रंथियों की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो यहाँ पर हम इन सभी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे कि ये ग्रंथियां क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, और साथ में कहां कहां पर होती हैं, और कौन कौन से हार्मोन्स निकालती हैं, और उन हार्मोन्स के क्या क्या काम यहाँ पर होते हैं। अच्छा मैम नोट कर रहे हैं, चलो करो, जल्दी करो बच्चों, जल्दी जल्दी नोट करो। ठीक है मैम जी, क्लास 11th और क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे आपके नोट से? प्लीज बताइए बेटा, उससे ज्यादा ही बन जाएंगे, लेकिन जो बच्चे अभी 11th और 12th में हैं उनको मैं ये कहूंगी कि जो मैं पढ़ाती हूँ वो थोड़ा सा हायर है। ठीक है, तो एक बार आप सभी क्या करोगे बेटा, अपनी जो बुक है आपकी 11वीं और 12वीं की, उसको भी हम सभी यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, ओके
मैम आपने 3 ग्रंथि बताई थी, फिर ये सब इतनी कहां से आ गई? बच्चे ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ये सभी के सभी किसके उदाहरण हैं? तो आंसर करना बाह्यश्रावी के। अब हम क्या पढ़ेंगे? अंतःश्रावी। ठीक है, चलो अब अंतःश्रावी ग्रंथियों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो अंतःश्रावी ग्रंथियां भी अलग अलग तरीके की होती हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम लोग यहाँ पर नाम लिखेंगे और देन फिर उसके बाद देखेंगे कि ये कहां कहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पर जब हम अंतःश्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हाइपोथैलेमस। हिंदी में भी इसको हम सभी हाइपोथैलेमस के नाम से ही यहाँ पर जानते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि, फिर आता है पीनियल ग्लैंड, फिर आता है थायराइड ग्लैंड, फिर आता है पैराथायराइड ग्लैंड, फिर आता है थाइमस, फिर आता है एड्रिनल, फिर आता है यहाँ पे गोनेट्स। गोनेट्स का मतलब होता है अंडाशय और वृषण। ठीक है, चलो तो इसको लिखो यहाँ पर। मैम मेरा भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हो, क्या हो गया अमरजीत बताओ? चलो मैं हट गई हूं, फटाफट से नोट करो इसको। मैम ये किसके भाग हैं? बेटा ये ना आपके अंतःश्रावी एंडोक्राइन सिस्टम के भाग हैं। ठीक है, ठीक ठीक है रुदल, कोई बात नहीं। चलो हो गया बच्चों, सिंपल है यहां तक। थैलेमस नहीं आएगा बेटा, इसमें सिर्फ हाइपोथैलेमस आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बात करते हो अंतःश्रावी ग्रंथियों के बारे में, तो जो अंतःश्रावी ग्रंथि होती है वह हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथियां, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियां और गोनट्स यानी कि अंडाशय और वृषण, जिसको हम सभी जनद भी के नाम से भी जानते हैं, इनकी अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये सभी के सभी अंतःश्रावी ग्रंथियों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े यहाँ पर। नेक्स्ट क्रेनियल नर्व, स्पेशल नर्व। बेटा मैंने पढ़ा दिया है आपको, क्रेनियल नर्व्स भी पढ़ा दिया है मैंने आपको, स्पाइनल नर्व्स भी पढ़ा दिया है। ठीक है, मोटर सिग्नलिंग भी पढ़ा दिया है, सेंसरी सिग्नलिंग भी पढ़ा दिया है सबका। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो चलो इस इमेज को यहाँ पर हम देखते हैं और इस इमेज से समझते हैं कि कौन सी ग्रंथि कहां पर होती है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं। पहले नंबर पर मैंने आपको क्या लिखाया था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, आपका जो हाइपोथैलेमस होता है वो कहां पर पाया जाता है? आपके ब्रेन में पाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया है ना, जो आपका हाइपोथैलेमस होता है वह कहां पर पाया जाता है? आंसर करना है, हमारे ब्रेन में पाया जाता है। कहां पर? हमारे ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मैंने आपको क्या बताया था? पीयूष ग्रंथि। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो पीयूष ग्रंथि होती है वो भी कहां पर पाई जाती है? पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पर कहां पर पाई जाती है? ये भी हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था पीनियल ग्रंथि, और यह भी मस्तिष्क में पाई जाती है। तो ध्यान रखना, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये तीनों की तीनों कहां पर पाई जाती है? मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में पाई जाती है। कहां पर पाई जा रही है? यह हमारे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क में यह यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ओके, तो ये तीनों ब्रेन में पाई जाती है। तो कई बार आपसे यह प्रश्न पूछता है वो तीन ग्रंथियों के नाम बताओ जो हमारे मस्तिष्क में पाए जाते हैं। आंसर करना हमें पता है। ठीक है, क्या होगा? पहले नंबर पर हाइपोथैलेमस, दूसरे नंबर पर पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरे नंबर पर पीनियल ग्रंथि। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थायराइड ग्रंथि कहां पर होगी? तो आंसर करना, थायराइड ग्रंथि और पैराथायराइड ग्रंथि, इन दोनों की अगर आप यहां पर बात करें, यहाँ पे कुछ बच्चे अपना फोन नंबर शेयर कर रहे हैं। ठीक है, मैं लास्ट टाइम कह रही हूं बेटा, कोई फोन नंबर आप शेयर नहीं करोगे। बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर लड़कियों को परेशान किया जाता है, लड़कों को परेशान किया जाता है, पैसे मांगे जाते हैं और झूठे प्यार में फंसाया भी जाता है। तो सभी बच्चे यहाँ पर यह ध्यान में रखेंगे
कि फोन नंबर कोई भी किसी से कभी भी शेयर मत करना। आपको नहीं पता है यहाँ पर कि कौन कैसा है, ठीक है। बाकी जिस बच्चे ने अपना फोन नंबर शेयर किया है तुरंत डिलीट करो, नहीं तो ब्लॉक हो जाओगे यहां से। चलो, तो सबसे पहले हम सभी यहां पर बात करते हैं पहले नंबर पर, सबसे पहले कि थायराइड और पैराथायराइड कहां पर पाया जाता है। आंसर करना, यह गले में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है बेटा? गले में पाया जाता है। तो इस स्थिति की अगर आप बात करो, इस जगह को अगर आप यहां पर देखो तो आपको क्या दिखाई देगा? तो आंसर करना यहां पर, हाँ, थायराइड और पैराथायराइड, नेक, गले वाले स्थान पर यह पाया जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिर आता है थाइमस। थाइमस ग्रंथि की अगर आप यहां पर बात करते हैं, यहाँ पे एक बच्चे ने फोन नंबर शेयर किया है, उसको ब्लॉक करो जल्दी। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं थाइमस ग्रंथि के बारे में, ठीक है। थाइमस ग्रंथि की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो जो भी यहाँ पर थाइमस ग्रंथि हमारी होती है उसकी अगर आप बात करो तो थाइमस ग्रंथि कहां पर होगी? आंसर करना, छाती के बिल्कुल बीचों बीच होती है। थाइमस ग्रंथि जो होती है वह हमारे छाती के बिल्कुल बीचों बीच होती है, ठीक है। फिर आपका क्या आता है यहाँ पर? अधिवृक्क ग्रंथियां, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड की अगर आप यहाँ पर बात करें तो जो हमारी किडनी होती है ना, जो हमारी इस तरह से किडनी होती है, ठीक है, तो किडनी के ऊपर आपको दोनों तरफ, है ना, किडनी के ऊपर दोनों तरफ आपको क्या दिखाई देती है? यहाँ पर अधिवृक्क ग्रंथि यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि आपको यहाँ पर दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे गोनेट्स। बेटा गोनेट्स को हम सभी हिंदी में किस नाम से जानते हैं? जनद के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जनद की अगर आप यहाँ पर बात करो, इसका मतलब यह है एक ऐसी ग्रंथि जो प्रजनन तंत्र में भी काम कर रही है, ठीक है, जो क्या कर रही है यहाँ पे? प्रजनन तंत्र में भी काम यहाँ पर कर रही है। और यहां पर आप देखेंगे कि स्त्रियों के अंदर अंडाशय और पुरुषों के अंदर वृषण, ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर आप देखो तो जो यहाँ पर स्त्री शरीर होता है उसमें ओवरीज, और जो पुरुष का शरीर होता है उसमें टेस्टिस, यानी वृषण के रूप में ये यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर अंडाशय के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो अंडाशय है वो स्त्री शरीर में, और वृषण की अगर आप यहाँ पर बात करते हो, यानी कि टेंटिकल्स के बारे में बात करते हो या टेस्टिस के बारे में बात करते हो, तो वह पुरुष शरीर में यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है। ओके बच्चों, चलो तो चलिए एक काम यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले एक काम यहाँ पर करते हैं, कॉपी पेन को यहाँ पर थोड़ा सा साइड रखो, ठीक है, कॉपी पेन को यहाँ पर थोड़ा सा साइड रखो और चलो शुरू करते हैं एक साथ, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में आपको क्या करना है? ये लिस्ट ओपन कर लेना है और शुरू हो जाना है। और जैसे 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 जो भी ग्रंथियां यहाँ पर आ रही हैं वैसे वैसे अपने हाथ को बताना है इशारे से, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ सभी। पहले नंबर पर हाइपोथैलेमस कहां पर है? हाइपोथैलेमस कहां पर है? हमारे मस्तिष्क में है। कहां पर है? हमारे मस्तिष्क में है, ठीक है। दूसरे नंबर पर पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है? पीयूष ग्रंथि जिसको कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी कहां पर है? सिर पे है नहीं बोलना है बेटा, ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन बोलना है, ब्रेन, ठीक है। दूसरे नंबर पर पीयूष ग्रंथि कहां पर है? हाइपोथैलेमस से तुरंत नीचे की तरफ, यानी वो भी हमारे ब्रेन में है। फिर आएगा यहाँ पर, गणेश रुक जाओ बेटा, धीरे धीरे बताएंगे, काम भी है ना, रुक जाओ। पीनियल ग्रंथि कहां पर है? कहना हमारे ब्रेन में है। यहाँ पे इशारा करो सभी, कहां पर है पीनियल ग्रंथि? यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, आगे हम यहाँ पर चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे अमरजीत, बहुत बढ़िया। फिर हम बात करेंगे थायराइड और पैराथायराइड कहां पर है? गले में है। कहां पर है? गले में है, ठीक। फिर आएगा थाइमस ग्रंथि कहां पर है? छाती में है। कहां पर है बेटा? छाती में है, ठीक है। फिर आएगा अधिवृक्क ग्रंथि कहां पर है? किडनी में है, कमर की ओर इशारा, किडनी में है। और फिर अंडाशय लड़कियों के पास है और मतलब महिलाओं के पास है, और पुरुषों की अगर आप यहाँ पर बात करें तो जो पुरुष होते हैं उनके पास टेंटिकल्स यानी कि टेस्टिस या वृषण उनके पास यहाँ पर होते हैं, ठीक है। याद हो गया ना? हाँ बस याद हो गया। चलो
अब एक काम यहां पर करते हैं, चलो एक एक करके हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। हाइपोथैलेमस क्या होता है, कहां पर होता है, कौन कौन से हार्मोन निकालता है और क्या क्या कार्य ये करता है, क्या क्या कार्य ये करता है। ठीक है, चलो डन। तो सबसे पहले हेडिंग लिखो हाइपोथैलेमस, लिखो सबसे पहले हेडिंग हाइपोथैलेमस, लिखिए फटाफट से हाइपोथैलेमस। ठीक, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ब्रेन है। मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया है ना, ये पूरा का पूरा क्या है, हमारा ब्रेन है। जब कभी भी हम अपने ब्रेन के अग्र भाग को देखते हैं, यानी जब कभी भी हम लोग अपना फोर ब्रेन यानी अग्र भाग को देखते हैं, तो वहां पर हमको हाइपोथैलेमस दिखाई देता है। तो बस यही क्या हो गया आपका हाइपोथैलेमस, ये वाला हिस्सा क्या हो गया यहाँ पर हाइपोथैलेमस, जो कि किसका भाग है, हमारे ब्रेन का भाग है, हमारे मस्तिष्क का यह भाग है। लेकिन होता क्या है कि यह कुछ हार्मोन्स भी निकलता है, ये क्या करता है, कुछ हार्मोन्स भी निकालता है। और फिर बड़ा आश्चर्य वाली बात होती है कि बताओ ये तो नर्वस सिस्टम का भाग है, ये तो हमारे तंत्रिका तंत्र का भाग है, हमारे ब्रेन का भाग है, पर ये क्या कर रहा है यहाँ पर। तो आंसर आपको करना है कि यह हार्मोन भी यहाँ पर निकाल रहा है। ठीक है, ठीक है, चलो हार्मोन निकाल रहा है, पर वो हार्मोन क्या कर रहे हैं जो यहां से निकल रहे हैं। तो बेटा देखो यही नीचे की तरफ, ये हाइपोथैलेमस बताया मैंने अभी, है ना, और हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ ही आपको यहाँ पर पीयूष ग्रंथि भी दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है यहाँ पर, पीयूष ग्रंथि भी दिखाई देती है। मैम चित्र बना ले, बनाने की आवश्यकता नहीं है, बनाना चाहो तो ऐसे रफ सा कुछ बना लो। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले, ठीक है सोनम, ठीक है, थैंक यू सभी बच्चों को। चलो अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हाइपोथैलेमस के नीचे की तरफ आपको पीयूष ग्रंथि यहाँ पर दिखाई देती है। इसका यह मतलब है यहाँ पर कि जो भी हाइपोथैलेमस है, इससे जो भी हार्मोन्स यहाँ पर निकल रहे हैं वो कहां पर जा रहे हैं, पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि को क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है सपना मैंने देख लिया बेटा, रुक जाओ एक मिनट, है ना। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, चलो चलो पीयूष ग्रंथि तुम अपना काम करो। अब फिर पीयूष ग्रंथि क्या करेगा, अपना काम करना शुरू करेगा। ठीक है, और आप सभी ने पहले भी पढ़ा होगा कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि का यहाँ पर क्या मतलब है, तो आंसर करना कि मास्टर ग्रंथि का मतलब होता है कि जो सबको कंट्रोल करता है। तो अभी तक हमने जितनी भी ग्रंथियों को देखा उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है, तो आंसर करना पीयूष ग्रंथि को हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो पीयूष ग्रंथि को अगर हम कह रहे हैं मास्टर ग्लैंड, तो हम हाइपोथैलेमस को क्या कहेंगे, हेड मास्टर ग्लैंड। क्या कहेंगे यहाँ पर, हेड मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ओके, ठीक है बच्चों, अच्छा ठीक है, बिहार वाले बच्चे भी हैं काफी, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो समझ आ गया यहां तक, ओके। तो चलो अब पढ़ते हैं एक एक करके। ठीक, आपको यह बात पता है कि जब हम अग्र मस्तिष्क के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सेरेब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क, फिर मैंने पढ़ाया था थैलेमस, फिर मैंने पढ़ाया था हाइपोथैलेमस। अब थैलेमस से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें सेरेब्रम यानी प्रमस्तिष्क से भी कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ यहाँ पर यह मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस है वो कहाँ है, और हमें पता है कि थैलेमस के नीचे ही हाइपोथैलेमस होता है। तो बस वही चीज लिखी है, हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे मस्तिष्क में स्थित होता है। सिंपल, पता है हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे पाया जाता है। ठीक है बच्चा, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर न्यूरो एंडोक्राइन संरचना इसे कहते हैं। अब आपको लग रहा होगा कितना टफ नाम है, बिल्कुल टफ नहीं है, आराम से देखो। देखो न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो एंडोक्राइन, न्यूरो का मतलब क्या हो गया, तो आंसर करना, न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। और हमें यह बात यहां पर पता है कि हमारा ब्रेन तंत्रिका तंत्र का भाग होता है, हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर एंडोक्राइन, हम एंडोक्राइन ही तो पढ़ रहे हैं,
यानी जो हार्मोन निकालता है, जो क्या निकालता है, हार्मोन निकालता है। ठीक है, तो बस यही कि ब्रेन का ऐसा भाग जो हार्मोन निकालता है वह क्या कहला रहा है, न्यूरो एंडोक्राइन संरचना कहला रहा है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। इसे मास्टर ऑफ द मास्टर, हेड मास्टर कहा जाता है और इसे हम वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहते, इसे हम सभी स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड यानी छद्म अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि इसे नहीं कहते क्योंकि ये ब्रेन का भाग होता है। ठीक है, हार्मोन निकाल रहा है, बहुत अच्छी बात है, हमने इसका सम्मान भी कर दिया, हेड मास्टर बना दिया इसको, लेकिन फिर भी ये किसका भाग है, नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र का यह भाग होता है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि यह स्यूडो है, छद्म है, यह वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। यह क्या है, हमारे ब्रेन का भाग है। यह क्या है, हमारे ब्रेन का यह भाग होता है। ठीक है, यह हार्मोन्स निकालता है और जो हार्मोन यह निकालता है उसे हम सभी किस नाम से जानते हैं, तो आंसर करना, उसे हम सभी न्यूरो हार्मोन के नाम से जानते हैं। न्यूरो हार्मोन, हार्मोन तो निकाल ही रहा है लेकिन तंत्रिका तंत्र का एक भाग है ना ये, तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इससे जो हार्मोन निकल रहा है वह क्या है, न्यूरो हार्मोन। वो क्या है बेटा यहां पर, न्यूरो हार्मोन। ठीक है, चलो अब इसके आगे देखते हैं, पर एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ, ध्यान दो। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूं, ध्यान दो। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे पाया जाता है, यह एक न्यूरो एंडोक्राइन संरचना यहां पर है। ठीक है, और साथ में इसे हम सभी हेड मास्टर यानी कि मास्टर ऑफ द मास्टर के नाम से यहां पर जानते हैं। साथ में यह मस्तिष्क का हिस्सा होता है और इसी वजह से इसको छद्म अंतःस्रावी ग्रंथि या स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड हम बोल देते हैं और यहां से निकलने वाले हार्मोन को हम सभी न्यूरो हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, न्यूरो हार्मोन कहते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, समझ आ गया बच्चों यहां तक? ओके, चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर यहां पर हम बढ़ते हैं। अब जो मैं आपको यहां पर बताऊंगी उसको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, जो मैं अभी आपको यहां पर दिखा रही हूं इसको देख करके बेटा घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, चलो। तो यहां से जो हार्मोन निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन यहां पर निकलते हैं, ठीक है, वह कौन कौन से हैं? तो ये लगभग 6 हार्मोन यहां पर हैं। इसको मैं एक बार रीड कर देती हूं और फिर मैं आपको बताती हूं कि इसको कैसे याद करना है और कौन सा इसमें से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। पहला है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दूसरा है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फिर है सोमेटोस्टैटिन और डोपामाइन। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको यह देखना है, यह 6 हार्मोन यहां पर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो 6 हार्मोन है ना, आप कहोगे कि मैम ये तो बड़े ही खतरनाक नाम लग रहे हैं, इसको हम कैसे याद करें, कैसे याद करें, हमें तो ये याद ही नहीं हो रहा, ये तो बड़ा टफ है। तो देखो बेटा मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे आप यहाँ पर याद कर सकते हैं और इनमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट के जो 2 हैं, 5th और 6th, ये इंपॉर्टेंट है और ऊपर वाले जो नाम है अगर आप उसको याद ना भी करें तो एक बार काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करना याद करने का। अब मैं आपको बताती हूँ उसको कैसे याद करना है। ठीक है, याद नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा समझ लो। इसमें क्या कह रहा है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो थायरो मतलब थायराइड ग्लैंड, थायरो मतलब क्या हो गया यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड। तो हमने यहाँ पे बना लिया थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को कौन यहां पर आदेश देगा, हमें पता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड इसको आदेश देगा और पीयूष ग्रंथि को कौन आदेश देगा, हाइपोथैलेमस देगा, हाइपोथैलेमस देगा, यही तो होगा, है ना। तो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन निकालेगा, पीयूष ग्रंथि को देगा और पीयूष ग्रंथि को कहेगा कि तुम जाओ
और जो थायराइड ग्रंथि है उसको काम करने के लिए बोलो। ठीक है, तो यही क्या हो गया, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, इसी तरीके से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडो का क्या मतलब होता है बेटा, जनक, है ना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ओवरीज के बारे में, अगर हम बात करते हैं अंडाशय के बारे में, या हम बात करते हैं यहां पर टेस्टिस यानी वृषण के बारे में, ठीक, तो इसे क्या कहा जाता है, गोनेड्स। अब आपको यह यहां पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि अंडाशय और वृषण को काम करने के लिए कौन बोलेगा, पीयूष ग्रंथि बोलेगा, है ना, काम करो भाई। लेकिन पीयूष ग्रंथि को यह आदेश एक्चुअली में किसने दिया है, हाइपोथैलेमस ने। इसका यह मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस है वह गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकालेगा और फिर वह पीयूष ग्रंथि क्या करेगा, बोलेगा अरे अरे ऊपर से आदेश आया है, हेडमास्टर ने आदेश दिया है, तो चलो तुम अंडाशय अपना काम करो जल्दी से, चलो वृषण तुम अपना जल्दी से काम करो। ठीक है, ओके बेटा, चलो। तो इसी तरीके से आप लोग बाकी का भी यहां पर ध्यान में रखेंगे। अब जैसे तीसरे नंबर पर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो आप सभी को यह बात पता है कि जो ग्रोथ हार्मोन होता है, ग्रोथ हार्मोन वृद्धि बढ़ाने वाला जो हार्मोन होता है वो तो भैया पीयूष ग्रंथि से ही निकलता है। लेकिन पीयूष ग्रंथि किसके आदेश में ग्रोथ हार्मोन निकाल रहा है, तो आंसर आपको करना हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि को डंडा मारेगा, कहेगा चलो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन में तुमको दे रहा हूं और तुम जाओ और निकालो वृद्धि हार्मोन, तुम निकालो यहां पे ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आपका कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब इसके बाद क्या होगा, हाइपोथैलेमस यह हार्मोन निकाल करके पीयूष ग्रंथि को देगा और फिर पीयूष ग्रंथि क्या करेगा, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड होता है, यानी अधिवृक्क ग्रंथियां जो होती हैं, अधिवृक्क ग्रंथियां जो होती हैं उनको आदेश देगा, चलो तुम यहां पर क्या निकालो, आंसर करना कि भाई सिंपल सा। मैम हाइपोथैलेमस को कौन आदेश देता है, उसको कोई आदेश नहीं देता, उसको कोई आदेश नहीं देता है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैम समझ से बाहर है, पर ये सबसे सिंपल है और सबसे इजी है। ठीक है, सबसे इजी है। देखो बेटा, चलो ठीक है, इसको दूसरी तरह से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो, अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, शांति रखो, चलो चुप हो जाओ, शांति रखो। एक बार फिर से समझा रही हूं अलग तरीके से, कॉपी पेन साइड में रखो, कॉपी पेन साइड में रखो। तुम लोग लिखते रहते हो ना, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आता, समझो। अब देखो, मान लो आपको कोई सूचना देनी है, आप सभी क्या हो, ग्रंथियां हो, सब एक एक ग्रंथि बन जाओ अपने मनपसंद, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को छोड़ के सभी एक एक ग्रंथियां बन जाओ, बन गए। ठीक है, ओके। अब मुझे ना खान सर का फोन आता है कि मैम बच्चों को आप यह सूचना दे दीजिए। तो खान सर क्या हो गए बेटा, हेड मास्टर। खान सर क्या हो गए, हेड मास्टर, और मैं क्या हूं, मास्टर। ठीक है, और आप सभी क्या हो, बाकी की ग्रंथियां, कोई अंडाशय है, कोई वृषण है, कोई अधिवृक्क ग्रंथि है। ठीक है, अमन बदतमीजी नहीं, पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखें तो हेड मास्टर ने यहां पर क्या काम किया, हेड मास्टर ने, कुछ बच्चा कह रहा है आवाज नहीं आ रहा है, हमारी तरफ से बिल्कुल ठीक है बेटा, एकदम परफेक्ट है। अब यहां पर हेड मास्टर यानी खान सर ने आदेश दिया, सबसे सुप्रीम है वो, उन्होंने आदेश दिया, वो मेरे पास पहुंचा और वो आदेश मैं तुम तक पहुंचाऊंगी। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन निकला, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड हार्मोन को संदेश देना है। तो तुम में से कोई कौन कौन से बच्चे थायराइड बने, तो जैसे मान लो खान सर ने मुझे बोला कि थायराइड ग्रंथि को यह खबर पहुंचा दो, मेरे तक आदेश आया। ठीक है, और मैं क्या हूं यहां पर, पीयूष ग्रंथि, मैं क्या हूं यहां पर,
पीयूष ग्रंथि। तो मैं अगर यहाँ पर पीयूष ग्रंथि हूं तो पीयूष ग्रंथि मैं हूं, मास्टर ग्लैंड में हूं। तो अब मैं क्या करूंगी, तुम लोगों को चलो पढ़ो, सर का आदेश आया है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। यानी हाइपोथैलेमस का आदेश यहां पर आया है, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो बस वही चीज यहां पर है। तो ये जो पहला हार्मोन है, इसका मतलब कि यह किसके लिए आया था? थायराइड ग्रंथि के लिए, दूसरा अंडाशय वृषण के लिए, तीसरा वृद्धि के लिए, चौथा किसके लिए आया था? अधिवृक्क के लिए यहाँ पर आया था। ठीक है, अब चलो पांचवे को हम यहाँ पर समझते हैं। पांचवी ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं तो पांचवी ग्रंथि को कहा जाता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। अब आप सभी का जो शरीर है वो बढ़ता जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन है तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लंबे होते जा रहे हो, मोटे तगड़े होते जा रहे हो, लंबे होते चले जा रहे हो। तो ये भी तो दिक्कत है ना भाई, एक लगाम तो लगाना पड़ेगा ना कि भाई अब ठीक है तुम 6 फीट के हो गए हो या 6'3", 6'4", 6'5" के हो गए, अब क्या करना चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो मुंडी निकाल के? तो अब यहाँ पर एक हार्मोन निकलेगा जिसे हम कहते हैं सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और यह क्या होता है? वृद्धि अवरोधक हार्मोन, यानी ग्रोथ इनहिबिटर होता है, जो कहेगा नहीं इतनी ही लंबाई ठीक है, इससे ज्यादा की लंबाई नहीं चाहिए भाई, इतनी ही लंबाई यहाँ पर ठीक है, इससे ज्यादा की लंबाई हमें नहीं चाहिए। और वह क्या कहलाता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछता है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वृद्धि हार्मोन का अवरोधक है, यानी ग्रोथ इनहिबिटर है। तो आपको सीधे सीधे यहां पर आंसर करना होगा, वो है हमारा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, दरोगा एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछा था मैम इससे। हाँ बेटा, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है बहुत। ठीक है, चलो अब सबसे लास्ट में आता है डोपामाइन। सबसे लास्ट में क्या आता है? डोपामाइन। अच्छा, कभी कभी ऐसा हुआ है आप सुबह उठ रहे हो, उठते ही साथ एकदम खुशी सी महसूस हो रही है ना, और आपको एकदम अच्छा अच्छा सा फील हो रहा है, बड़ा बाथरूम में भी तुम बिल्कुल बाथरूम सिंगर बन रहे हो, एकदम मुस्कुराते हुए चल रहे हो, कोई भी मिल रहा है उसको बड़े प्यार से तुम पुचकारते हुए चल रहे हो, है ना, हाय हेलो, बहुत अच्छे से। तो ये खुशी वाला हार्मोन। ठीक है, तो अगर आप खुश हो तो आपके शरीर में यहाँ पर क्या आता है? तो आंसर करना है डोपामाइन। क्या आता है यहाँ पर? डोपामाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाएगा हैप्पी हार्मोन, खुशी वाला हार्मोन, प्रसन्न हार्मोन किसे कहा जाता है? आंसर करना डोपामाइन को कहा जाता है। अब कुछ बच्चे पता है क्या पूछते हैं? मैम दुखी वाला हार्मोन कौन सा है? उनको बड़ा रहता है कि दुखी वाला भी बताओ। तो बेटा जब डोपामाइन अच्छे से नहीं निकल रहा तो कैसे रहोगे तुम लोग? चिड़चिड़े से, किसी ने कुछ बोला नहीं कि लड़ने लग जाओगे या फिर रोने लग जाओगे, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, है ना? हाँ होता है ना ऐसा। हाँ, तो डोपामाइन की अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो डोपामाइन खुशी खुशी रहने वाला हार्मोन होता है। ठीक है, तो अगर यह कम निकले तो कैसे होगे? दुखी हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, लड़ाकू विमान बन जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या जरूरी है बेटा? इसीलिए यहाँ पर यह जरूरी है कि डोपामाइन अच्छे से निकले। अब आप कहोगे कि मैम डोपामाइन कैसे निकाले, है ना? उसका एक ही है, खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे उतना ध्यान मत दो, खुश रहने की कोशिश करो। और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मैम नहीं मैं खुश नहीं हो पा रहा हूं या नहीं हो पा रही हूं, तो आपको क्या करना है? आपको मेडिटेशन करना है। कुछ नहीं, 5-10 मिनट काफी है, या फिर हल्की से एक्सरसाइज कर लो, गाने वाने सुन लो। ठीक है, इन सभी की अगर आप यहाँ पर बात करें तो आप खुश 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 सा महसूस यहाँ पर करोगे। ठीक है, ओके बच्चों, समझ आ रहा है? चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डोपामाइन, और दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, अब ना एक रोग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। एक रोग होता है पार्किंसन रोग। ये एडिशनल मैं आपको जानकारी यहाँ पर दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। एक यहाँ पर शब्द आता है पार्किंसन रोग, और पार्किंसन रोग जो होता है वह ज्यादातर आप देखेंगे कि उम्र दराज के लोगों में होता है, उम्र दराज के लोगों में होता है। ठीक है, ओके ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। अभी निखिल क्या पूछ रहे हो? कॉर्टिकोट्रोपिन वाला क्या? अच्छा ये वाला कॉर्टिकोट्रोपिन वाला जो होता है ना बेटा, वो क्या है? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को भेजेगा,
और जो पिट्यूटरी ग्लैंड होगी वो अधिवृक्क ग्रंथि को बोलेगी चलो काम करो, ठीक है, ओके। चलो मैम आपकी क्लास के बाद भी लड़के नंबर डाल देते हैं, कोई बात नहीं रोशन, आज मैं सब ठीक करवाती हूँ, ठीक है, परेशान मत हो। चलो हो गया यहाँ तक। हाँ, तो हम बात कर रहे थे पार्किंसन रोग। तो बेटा क्या होता है कि पार्किंसन एक ऐसा रोग होता है जो उम्र दराज लोगों में ज्यादातर देखने के लिए मिलता है, और खास तौर से अगर आप देखो तो जैसे जिनमें डोपामाइन एक टाइम के बाद कब निकलना शुरू हो जाता है, उनको इस तरह का रोग होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो जब बात करते हैं, वह जो जब बोलते हैं यहाँ पर, तो उनकी जो आवाज होती है ना, वह कैसी हो जाती है, एकदम हिलती हुई, कंपन भरी हुई आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे कि बहुत ही, जैसे दादाजी दादी जी जब बूढ़े हो जाते हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, तो आपने देखा है कि जो दादाजी वगैरह होते हैं उनकी आवाज एक वाइब्रेट करती हुई दिखाई देती है, आवाज जो होती है वो थोड़ी इसमें कंपन से आपको दिखाई देती है ना। तो बिल्कुल वैसे ही स्थिति बहुत जल्दी दिख गई, मतलब 50 साल के इंसान में दिख रही है, 45 साल के इंसान में दिख रही है। अब दादाजी तो हैं वो 60 70 80 90 साल के हैं, तो स्वाभाविक बात है क्योंकि वो बुजुर्ग हो गए हैं। लेकिन उसके पहले ही अगर दिखना शुरू यह हो गया है तो इसे हम कहते हैं पार्किंसन रोग। इसके अलावा बहुत जल्दी हृदय की समस्या हो रही है, याददाश्त भी थोड़ी थोड़ी जा रही है ना, चोट लग जाती है तो पता ही नहीं लगता कि चोट लग गई, खून इतना बह रहा है पर उनको महसूस ही नहीं हो रहा है कि मेरे को चोट लग गई है। तो ये सारी की सारी स्थिति जब एक साथ शरीर में देखने के लिए मिलती है तो उसे हम कहते हैं पार्किंसन रोग। और पार्किंसन रोग कब होता है बेटा, जब डोपामाइन अच्छे से नहीं निकलता, डोपामाइन जब अच्छे से नहीं निकलता है, ठीक है। चलो तो आज की क्लास को हम इतना ही रखें, है ना। और कुछ डाउट है तो जल्दी से पूछो, अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा सा। मैम स्क्रीनशॉट क्यों नहीं ले सकते हैं प्लीज बताइए। बच्चा वो सेटिंग में ही वैसा है, उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी क्लास में ऐसा है, वो हमारी एप्लीकेशन में ही ऐसा है। आप किसी भी क्लास का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी नहीं लिख पाते हो तो घबराओ मत, बाद में आप रिकॉर्डेड रूप में आपको मिल जाती है तुरंत। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो तुरंत आपको क्लास नहीं दिखाई देगी, लेकिन थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद आपको सारी क्लास दिखती है, तो पॉज करके आप लिख सकते हो। मैम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स बता दीजिए। बेटा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है, और आप एक बार उसको देखो, ओके। चलो मैम टेस्ट का बोले थे आप, तो एक काम करते हैं, इस बार हम लोग फ्राइडे को टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। मतलब ये वाला चैप्टर खत्म होगा तो जितना भी मैंने पढ़ाया है उतना सब कुछ मिला करके मैं आपका टेस्ट ले लूंगी, ठीक है। खान सर की क्लास क्यों नहीं हो रही है हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स की? बच्चों मैं पूछती हूँ टीम से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में करवाऊंगी, डोंट वरी। मैम लिम्फ क्या होता है? और एक प्रश्न और आया है प्रिया का, आई हैव 2 डाउट्स। इसको 1 मिनट होल्ड करना बेटा, ऊपर वाला, हाँ बस बस वो इतना ही रहने देना, होल्ड कर। अच्छा चलो, ये यहाँ पे ना मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस आए हैं, अच्छे क्वेश्चन है, सुनो। तो अदिति ने यहाँ पर पूछा है सबसे पहले कि लिम्फ क्या है, पहले वो बताती हूँ फिर प्रिया का बताऊंगी। तो देखो बेटा, अगर आप यहाँ पर लिम्फ के बारे में बात करते हो तो जो लिम्फ होता है उसको हिंदी में हम लसिका कहते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में परिसंचरण प्रणाली होती है, जैसे हम सभी ने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, बिल्कुल उसी तरीके से लसिका तंत्र भी होता है। क्या होता है? लसिका तंत्र भी होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, ठीक है। और जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसमें लिम्फ यानी लसिका नाम का एक द्रव्य प्रधानता में पाया जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा लिम्फ नोड्स वगैरह होती हैं और उनकी भी अपनी अलग अलग ग्रंथियां होती हैं, जैसे कि स्प्लीन, ओके। तो लिम्फ की हम बात करते हैं। लिम्फ जो होता है वह एक द्रव्य होगा, जैसे ब्लड होता है बिल्कुल वैसे ही वो फ्लूइड यानी कि द्रव्य होगा। और जैसे बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं तो एक के बाद एक कोशिका यहाँ पर लगी हुई होती है ना, जैसे मान लो एक ये कोशिका है, दूसरी ये कोशिका है, तीसरी ये कोशिका है, चौथी ये कोशिका है। तो कोशिकाओं के बीच में ना खाली जगह होती है और उस खाली जगह में क्या भरा हुआ होता है? लिम्फ भरा हुआ होता है। और वो जो लिम्फ यहाँ पर भरा हुआ होता है वह क्या काम करता है? 2 अलग अलग कोशिकाओं के बीच में कम्युनिकेशन कराने का काम करता है। यानी 2 अलग अलग तरह की कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच में आदान प्रदान करवाना, सब सामान का, पदार्थों का बातचीत करवाना, ये सारी चीजें कौन करता है? लिम्फ यहाँ पर करता है, ठीक है, ओके। अच्छा एक और यहाँ पर आया है क्वेश्चन,
बाइल जूस एंडो या एक्सो ग्लैंड में आएगा, इससे क्यों कहते हैं पानी हमेशा बैठ के पीना चाहिए। अच्छा देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है बाइल जूस का। बेटा बाइल जूस यकृत से निकलता है और जो यकृत होता है वह एक्सोक्राइन यानी बाह्य श्रावी ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, मतलब यकृत जो होता है वो बाह्य श्रावी ग्रंथि होती है और उसकी अगर आप बात करो तो वह हमेशा रस यानी जूसेस निकालती है। ठीक है, तो जो एंजाइम और जूसेस निकालती है उसको हम सभी किस में रखते हैं, एक्सो में रखते हैं। ठीक, और फिर दूसरा क्वेश्चन था यहाँ पर कि बैठ करके पानी पीना, तो बैठ करके पानी धीरे धीरे घुट घुट करके पीना चाहिए ताकि सभी तरह की कोशिकाओं में यहाँ पर पहुंचे। खड़े होकर के पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है। पहला क्या, अगर आप खड़े होकर के पानी पिएंगे तो वो आपके प्रत्येक कोशिकाओं में नहीं पहुंचेगा, यूरिन के माध्यम से, मूत्र के माध्यम से वो डायरेक्ट हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको यह ध्यान में रखना होगा कि कई बार ये इतना नुकसान करता है कि घुटनों में दर्द होना, पेट में भारीपन आना, ये सब कुछ खड़े होकर के पीने की वजह से होता है। तो इसी वजह से, और कई बार ऐसा होता है बहुत ज्यादा ठंडा पानी, बहुत ज्यादा एकदम गर्म पानी आपने गटागट पी लिया तो उससे हृदय के ऊपर भी यहाँ पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए बैठ करके पीना चाहिए। ठीक है, ओके मैम, सिलेबस कब तक खत्म होगा? बेटा फरवरी तक खत्म होगा। ठीक है, चलो मैम हमारी बॉडी में कितनी ग्रंथियां हैं? हम नहीं गिन सकते, इतनी ग्रंथियां हैं। ठीक है, चलो केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़ा दीजिएगा। ठीक है दीदी, जैसे ये आपका खत्म होगा उसके बाद देखते हैं। ठीक है, चलो तो हाइपोथैलेमस खत्म हो जाए तो खराब हो जाए तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, हाइपोथैलेमस खराब नहीं होता है। ठीक है, अगर खराब ही हो जाए तो फिर भाई सब बॉडी का सिस्टम खराब हो जाएगा और क्या। मैम जी ब्रेन तेज होने के लिए क्या करें? गणेश, इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, सबसे बेस्ट होता है कि नेगेटिविटी से दूर रहना, बहुत ज्यादा परेशान मत हुआ करो किसी भी चीज को लेकर के। दूसरा, अपना फोकस्ड रहो और कोई भी चीज अगर आप याद करना चाह रहे हो उसको बार बार पढ़ो, बार बार लिखो। नेक्स्ट, खुश रहने की कोशिश करो। ठीक है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करो, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो वॉक में निकल जाओ, कुछ नहीं 10 मिनट घूम आए नीचे, है ना, रूम से नीचे उतरे, घर के आसपास ऐसे गलियों में ही घुमाए, 1-2 राउंड लगा के आ गए। ठीक, अच्छा सा कोई गाना सुन लिया, महीने में कोई एक अच्छी मूवी देख लो, मोटिवेटेड मूवी, फालतू की मूवी नहीं, मार काट और अश्लीलता भरी ये सब नहीं, कोई मूवी देख लो, जैसे भाग मिक्का भाग, मैरी कॉम, चक दे इंडिया, या जो भी मूवी जो जिससे आपको प्रेरणा मिलती है। ठीक है, आप ये सब देख सकते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, तो आज के सेशन को हम सभी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि सभी को अच्छे से आज की क्लास यहाँ पर समझ आई होगी और कल इसके आगे का मैं पढ़ाऊंगी पीयूष ग्रंथि, पर ये सब जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको पहले से पढ़ करके यहाँ पर आना होगा। ठीक है, जैसे ही क्लास खत्म होगी, उसके चैप्टर खत्म होगा, उसके तुरंत बाद मैं आपका टेस्ट लूंगी। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।